नमस्कार, मैं मेघा जादव। आज हम क्रिया के बारे में जानकारी लेंगे। क्रिया किसे कहते हैं ये हम देखेंगे। जिस शब्द या पद से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरणार्थ, पेड़ पर आम है और दूसरा उदाहरण है सुमन पत्र लिखती है। इन दो उदाहरणों में से पहले उदाहरण में आम का पेड़ पर होना उसके अस्तित्व का बोध होता है और दूसरे उदाहरण में सुमन के पत्र लिखने के कार्य करने का बोध होता है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के साथ। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन ने चित्र बनाया और दूसरा उदाहरण है चंचल खाना बनाती है। इस उदाहरण में चित्र कर्म है और बनाया क्रिया है और दूसरे उदाहरण में खाना कर्म है और बनाती क्रिया है। यानी किसी वाक्य में क्रिया से पूर्व किसको, किसे, क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होती है। जैसे इन उदाहरण में मोहन ने क्या बनाया ऐसा प्रश्न पूछने पर मोहन ने चित्र बनाया यह उत्तर आपको मिलेगा और दूसरे उदाहरण में चंचल क्या बनाती है ऐसा प्रश्न पूछने पर चंचल खाना बनाती है यह उत्तर मिलेगा। यानी इस क्रिया में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कर्ता और कर्म दोनों रहते हैं। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला एक कर्मक क्रिया, इसमें एक ही कर्म का बोध होता है। जैसे उसने कविता लिखी, इसमें कविता यह एक ही कर्म आपको दिखाई देता है। और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं। जैसे मुग्धा ने बकरी को चारा खिलाया, इसमें मुग्धा ने किसको क्या खिलाया ऐसा प्रश्न पूछने पर मुग्धा ने बकरी को चारा खिलाया ये उत्तर मिलेगा। यानी यहाँ पर बकरी और चारा ये दो कर्म आपको दिखाई देंगे। अगली क्रिया है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का अर्थ है बिना कर्म का। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया का पूरा फल कर्ता पर पड़ता है। उदाहरणार्थ, शीला हंसती है और दूसरा उदाहरण है प्रदीप सोता है। इसमें हंसती और सोता दोनों क्रियाएं हैं और ये दोनों क्रियाएं अपने आप में पूर्ण है। इसमें कर्म नहीं रहता। इसमें सकर्मक की तरह प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिलता, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया बन जाती है। संरचना की दृष्टि से क्रिया के प्रकारों में से संयुक्त क्रिया, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मूल क्रिया होती है जो मुख्य अर्थ देती है। जैसे वह पढ़ने लगा, इसमें पढ़ने यह मूल क्रिया है और साथ में लगा यह सहायक क्रिया है। दूसरा उदाहरण, मैंने खाना खा लिया था, यहाँ पर खा इस मुख्य क्रिया के साथ लिया था यह सहायक क्रिया जुड़ी हुई दिखाई देती है। यानी इस वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग हुआ है और इसीलिए ये संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं। अगली क्रिया है सहायक क्रिया। जो क्रियाएं कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है या जुड़ जाती है उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। उदाहरणार्थ, उसने पेड़ लगा दिया। इस उदाहरण में पेड़ लगा इस मुख्य क्रिया के साथ दिया यह सहायक क्रिया के जुड़ने से उस वाक्य को एक अर्थ मिला है। और दूसरा उदाहरण, मैं पढ़ना चाहता हूँ, इसमें भी मुख्य क्रिया के साथ हूँ यह सहायक क्रिया जुड़ी हुई दिखाई देती है। सहायक क्रियाएं ज़्यादातर वाक्य के अंत में ही दिखाई देती हैं। अगली क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे व्यक्ति से काम करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरणार्थ,
पिताजी रामू से पत्र लिखवाते हैं। इस वाक्य में पिताजी स्वयं पत्र नहीं लिखते बल्कि रामू से पत्र लिखवाते हैं, यानी पत्र लिखने के लिए रामू को प्रेरित करते हैं। दूसरा उदाहरण, माँ नौकर से खाना बनवाती है। यहाँ पर माँ स्वयं खाना नहीं बनाती बल्कि नौकर से खाना बनवाती है। तो यहाँ पर प्रेरणा देने वाले कौन है? पिताजी और माँ, और प्रेरणा लेने वाले रामू और नौकर। प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचना दो रूपों में होती है, जिसे हम प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप भी कहते हैं। मूल क्रिया से ना हटा देने से जो बच जाता है उसे धातु कहते हैं। तो इसके प्रथम रूप और द्वितीय रूप के बारे में हम देखेंगे। इसमें पहला शब्द है पढ़ना, उसका प्रथम रूप होगा पढ़ाना और द्वितीय रूप होगा पढ़वाना। ठीक वैसे ही बाकी भी शब्दों में परिवर्तन होता हुआ आपको दिखाई देता है। सुनना, सुनाना, सुनवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना, उठना, उठाना, उठवाना। तो इस प्रकार के अनेक बहुत सारे उदाहरण हैं। तो उसमें से कुछ उदाहरणों के बारे में हमने यहाँ पर देखा है। ध्यान रहे कि प्रथम रूप की क्रियाएं भी प्रेरणार्थक मानी जाती हैं, परंतु ये पूर्ण रूप से प्रेरणार्थक नहीं होती, क्योंकि प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं कार्य करता है और द्वितीय प्रेरणार्थक में कर्ता किसी दूसरे से कार्य करवाता है। जैसे यहाँ पर पिताजी और माँ, इन दोनों ने भी किसी दूसरे से काम करवाया है। अगली क्रिया है कृदंत क्रिया। जब किसी क्रिया में प्रत्यय जुड़ने पर क्रिया का नया रूप बनता है तो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। हिंदी में कृदंत क्रियाएं तीन प्रकार की होती है। पहला, वर्तमानकालिक कृदंत क्रिया। इसमें चल ये क्रिया है और ता प्रत्यय लगा हुआ है, तो इससे चलता शब्द बना हुआ हमें दिखाई देता है। दूसरा, भूतकालिक कृदंत क्रिया। इसमें चल क्रिया के साथ आ प्रत्यय जुड़ने से चला शब्द बना हुआ है। तीसरा, पूर्वकालिक कृदंत क्रिया। इसमें चल क्रिया के साथ कर प्रत्यय लगने से चलकर शब्द बना हुआ दिखाई देता है, यानी यहाँ पर मूल क्रिया के साथ ता, आ और कर ये प्रत्यय जुड़ने से ये कृदंत क्रिया बनी हुई हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार हमने आज कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकारों के बारे में जानकारी ली है। धन्यवाद।